नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई ठीक हो रही होगी। हम अक्टूबर माह का करंट अफेयर पढ़ रहे थे, उसमें ये भाग 2 है। पहले भाग में हमने पहली से लेकर 4 तक के अध्याय क्लियर किए, जिसमें विभिन्न सारी गवर्नमेंट की योजनाएं थी, जिसमें विभिन्न सारे सरकार के कार्यक्रम अभियान थे। सरकार के द्वारा जो भी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग एमओयू किए गए थे वो सब उसमें थे। इसमें हम बात करेंगे प्रमुख व्यक्तित्व के बारे में। उसके बाद में कुछ विविध तथ्यों के बाद सूजस का कुछ सार संग्रह इसमें देखेंगे। 3 पॉइंट्स कवर करेंगे। खेल खिलाड़ी की जो क्लास है वो अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर तीनों की एक साथ ली जाएगी, दिसंबर लास्ट वीक में, और उसको अलग से पढ़ेंगे। ठीक है। तो इसमें 3 हेडिंग हम कवर करने वाले हैं, जिसमें प्रमुख व्यक्तित्व है इसमें, और साथ में कुछ अन्य विविध तथ्य और सूजस का सार संग्रह है। पहली और दूसरी दोनों क्लास की कंबाइंड पीपीटी जो है वो आपकी कल शेयर कर ली जाएगी टेलीग्राम चैनल के ऊपर। मेरे चैनल डॉक्टर गणपत सिंह राजपुरी नाम से है जो उस पे, और वहाँ पे उस पीपीटी को आप देख के अच्छे से शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं। पीपीटी को प्रिंट करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि काफ़ी अधिक पेजेस हो जाएंगे। मैं पीडीएफ बना के डाल दूंगा कुछ दिन बाद में, आप पीडीएफ प्रिंट करवा सकते हैं। ठीक है। तो बात को शुरू करते हैं बिना कोई समय खराब किए हुए। प्रमुख व्यक्तित्व जो अक्टूबर माह में चर्चित रहे उन पे बात करेंगे। न्यायाधीश अरुण मोंगा। न्यायाधीश अरुण मोंगा के बारे में हमने पहले भी पढ़ा है। जो पहले राजस्थान हाई कोर्ट में थे, फिर वहाँ से उनका ट्रांसफ़र दिल्ली हाई कोर्ट हुआ, और उसके बाद में इन्होंने काफ़ी चेंजेस हुआ। राजस्थान से ये मूलतः पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट से थे, फिर राजस्थान में आए, राजस्थान से दिल्ली गए, और फिर वापस दिल्ली से अभी राजस्थान ट्रांसफ़र हुआ इनका। तो इनके ट्रांसफ़र के बाद अभी दिल्ली हमारे हाई कोर्ट में 40 न्यायाधीश हो चुके हैं। ये बात है 29 अक्टूबर 2025 तक की। और हमारे 2 न्यायाधीश यहाँ से दिल्ली भी गए हैं। ठीक है। एक दिनेश मेहता गए हैं, एक जस्टिस अविनाश झिंगन दिल्ली हाई कोर्ट में गए हैं। तो अरुण मोंगा वर्तमान में आपके राजस्थान के हाई कोर्ट के न्यायाधीश हैं, जो दिल्ली से ट्रांसफर होकर वापस राजस्थान आए हैं। उसके बाद में कुछ व्यक्तित्व जैसे अभ्युदय रावत, जो सवाई भवानी सिंह मेमोरियल गोल्फ टूर्नामेंट के विजेता हैं, और ये दूसरे स्थान पे रहे, सॉरी, प्रोफेशनल में दूसरे स्थान पे ये रहे हैं। ठीक है। भवानी सिंह मेमोरियल गोल्फ टूर्नामेंट का ओवरऑल प्रोफेशनल गोल्ड खिताब इन्होंने है वो जीता है। एक डॉक्टर आयुष जैन है, जिन्होंने स्किन डिजीज पर रिसर्च किया और इंटरनेशनल पब्लिकेशन करने वाले जयपुर के आयुष जैन को केसी कंधारी बुक प्राइज अवार्ड 2024 से नवाजा गया। तो ये आयुष जैन का संबंध किससे है? स्किन डिजीज के डॉक्टर है ये। और अभ्युदय रावत का संबंध किससे है? ये प्रोफेशनल गोल्फ प्लेयर है यहाँ पे। डॉक्टर के खंडेलवाल, ये भारत स्काउट एवं गाइड्स के मुख्य राष्ट्रीय आयुक्त हैं, और इन्होंने अभी इनको WOSM के एशिया पैसिफिक के स्ट्रेटेजिक ट्रांसफॉर्मेशन कमेटी के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। वर्तमान में अगर बात करें तो 33 देशों में तकरीबन 3.7 करोड़ स्काउट्स के स्वयंसेवक है वो भी कार्यरत हैं, और विश्व का ये सबसे बड़ा संगठन माना जाता है। डॉक्टर के खंडेलवाल का संबंध कैसे हो जाएगा स्काउट गाइड से? अब कुछ अन्य महत्वपूर्ण घटनाओं पे बात करते हैं। राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के पर्यटन मंत्रियों की बैठक हुई है अभी। कहाँ पे हुई है? उदयपुर के अंदर। पर्यटन मंत्रियों की बैठक है, तो डेफिनेटली इनके आयोजक कौन है? केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय इसका आयोजक है। इसका उद्देश्य क्या है? विकसित भारत की रोड मैप को तैयार करना, और पर्यटन सेक्टर इसमें कितना कंट्रीब्यूट कर सकता है उस पर बात करना। ये इसका मेन मकसद है यहाँ पे। तो यही बात है, विकसित भारत के रोड मैप के हिस्से में जो भी इनका पर्यटन का हो सकता है वो सारा काम करना। घोषणाएं क्या की गई इस बैठक के अंदर? इसमें कुल 50 ऐसी डेस्टिनेशन का डेवलपमेंट किया जाएगा जो विदेशी पर्यटकों को आकर्षित कर सकें। ठीक है। तो 50 गंतव्य स्थलों का विकास किया जाएगा, और साथ में प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन भी दिया जाएगा। 1300 करोड़ के विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण, ये अलग पॉइंट है इसमें, है ना। ये पहला बिंदु ये था कि हुआ। दूसरा है 1300 करोड़ विकास कार्यों का शिलान्यास किया गया। 9300 करोड़ कार्यों के शिलान्यास किए गए। ये बात 13 अक्टूबर की है, और किसने की है? अमित शाह ने किए हैं, जो कि केंद्रीय गृह मंत्री है। और
लोकार्पण क्या क्या किया गया उसमें अगर राजस्थान की बात करें तो लोकार्पण में खारा पानी एक्वाकल्चर प्रयोगशाला चूरू में शुरू की गई। लव कुश वाटिका का लोकार्पण उदयपुर में किया गया। लघु वन उपज प्रशिक्षण केंद्र और ये उदयपुर में किया गया। राजकीय जनजाति बालिका आश्रम छात्रावास बिलिया बड़गाम सागवाड़ा में किया गया। बायोगैस प्लांट स्थापना है वो उदयपुर और पाली में की गई। तो ये सारे लोकार्पण हुए हैं, मतलब जनता को समर्पित कर दिए गए, काम पूरे हो चुके हैं। प्रमुख शिलान्यास की बात करोगे तो शिलान्यास में अभी प्रोजेक्ट शुरू किए हैं, लोकार्पण उनका बाद में होगा। लोकार्पण मतलब जनता को समर्पित, काम शुरू। शिलान्यास का मतलब प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है, काम शुरू होने में मतलब जनता को फायदा मिलने में थोड़ा समय लगता है। तो इसमें इन्होंने लोकार्पण किए हैं, जैसे फ्लोरिकेशन फ्लोरोसिस मिटिगेशन का लोकार्पण किया है, नर्मदा नहर का किया है, जल जीवन मिशन के तहत अपनी योजना का किया है ना, 150 यूनिट मुफ्त बिजली का किया है। ये याद करो ना करो, ये जरूर याद करना, क्योंकि जो लोकार्पण काम हुए हैं उनका पूछ सकते हैं, ऐसे सुमिलित करो में प्रश्न आ सकता है कि खारा पानी एक्वाकल्चर प्रयोगशाला, लव कुश वाटिका, ऐसे, है ना। तो 4 ऑप्शन आ सकते हैं और चारों को सुमिलित करने का प्रश्न यहाँ पे बन सकता है। पहली कलेक्टर एसपी कॉन्फ्रेंस। कलेक्टर और एसपी जिले के 2 प्रमुख अधिकारी होते हैं। तो आपको पता है इन दोनों की कॉन्फ्रेंस आयोजित हुई है राज्य सरकार की 13 से 14 अक्टूबर को, और संकल्प से सुशासन चिंतन शिविर इसका नाम दिया गया। संकल्प से सुशासन चिंतन शिविर इसका नाम था, कलेक्टर और एसपी शिविर का। ध्यान रखना इस बात का। ठीक। ये पूछ सकते हैं कि संकल्प से सुशासन चिंतन शिविर का संबंध किससे है, तब आप कहोगे कि यह कलेक्टर और एसपी की बैठक है, जो पहली बार राजस्थान में ऐसा कुछ नवाचार किया गया। 7 विश्वविद्यालयों में कुल गुरु पद पर नियुक्ति। पहले ये वाइस चांसलर कहलाते थे, तो बाद में इसका नाम चेंज करके कुल गुरु कर दिया गया। तो इसमें 7 नियुक्त हुए हैं। तो आप याद रखना इन सातों को, क्योंकि ये प्रश्न पूछने योग्य है, पिछली बार फर्स्ट ग्रेड में पूछा भी था इस समय। तो देखो, कृषि विश्वविद्यालय कोटा में डॉक्टर विमला डुंकवाल को नियुक्त किया गया। कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर में वीरेंद्र सिंह जैतावत को नियुक्त किया गया है। और श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर में डॉक्टर प्रोफेसर पुष्पेंद्र सिंह चौहान को नियुक्त किया गया है। महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय उदयपुर में डॉक्टर प्रताप सिंह को नियुक्त किया गया है। जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर में डॉक्टर पी.के. शर्मा को नियुक्त किया गया है। सर्वपल्ली राधाकृष्ण आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर में गोविंद सहाय शुक्ल को किया गया है। और राजस्थान टेक्निकोलॉजी यूनिवर्सिटी कोटा में डॉक्टर श्री निमित रंजन चौधरी को किया गया है। डॉक्टर मैं इसलिए बोल रहा हूँ, प्रोफेसर होते हैं वो ऑटोमेटिकली डॉक्टर होते ही है सारे, पीएचडी होती है इनके पास में। अब इनकी पदावधि क्या रहेगी? इनकी पदावधि रहेगी 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक। ठीक है, तो कार्यभार संभालने की तिथि से 3 वर्ष तक ये रहेंगे, या 70 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पहले होगा। 3 वर्ष पहले हुए तो 3 वर्ष में रिटायर हो जाएंगे, और अगर 70 साल पहले हो गए तो 2 वर्ष में भी रिटायर हो सकते हैं। ठीक है, तो ये सातों कुलगुरु दिमाग में रखना, क्योंकि पिछली बार फर्स्ट ग्रेड में 4 कुलगुरु पूछे भी थे इन्होंने। तो जब आरपीएस ऐसा प्रश्न पहले पूछ चुकी है तो संभावना इसकी भी हमें बनती है। पुलिस विभाग में 2 नए पदों का सृजन किया है यहाँ पे। ठीक है, पहले मुंबई जैसे बड़े महानगरों में स्पेशल पुलिस कमिश्नर ऑपरेशंस और डीजी ऑपरेशंस हुआ करते थे। अभी राजस्थान में भी स्पेशल पुलिस कमिश्नर, ठीक है, और डीजी ऑपरेशन, अभी ऑपरेशंस के लिए स्पेशली पुलिस कमिश्नर बिठाए हैं, डीजी और कमिश्नर बिठाए हैं। ये 2 नए पोस्ट है वो इन्होंने क्रिएट की है पुलिस विभाग में। 22 अक्टूबर 2022 को इन्होंने, ये मुंबई और दिल्ली जैसे महानगरों की तर्ज पर किया गया है। तो ध्यान रखना, ये एसआई परीक्षा में प्रश्न बनने लायक है, और साथ में आरएस वगैरह में बनने लायक, इंटरव्यू में पूछा जा सकता है कि हाल ही में पुलिस विभाग में कौन से नए पदों का सृजन है वो सरकार ने किया, तब आपको इसका आंसर करना पड़ता है। इसमें किसको नियुक्ति की है? तो जयपुर रेंज के आईजी राहुल प्रकाश, जो कि 2006 बैच के आईपीएस है, उनको स्पेशल कमिश्नर ऑपरेशन का पदभार दिया गया है। और आनंद श्रीवास्तव, जो कि आपके 1994 बैच के आईपीएस हैं, उनको ऑपरेशंस डीजी का पद दिया गया है। तो डीजी ऊपर होता है कमिश्नर से, तो ये सीनियर आईपीएस है, ये जूनियर आईपीएस है। तो राहुल प्रकाश को आपके कमिश्नर बना दिया गया है ऑपरेशंस का, और इनको बना दिया गया है डीजी। तो ध्यान रखना है इनका। और सचिन मित्तल को जयपुर पुलिस कमिश्नर के पद पे नियुक्ति की है। सचिन मित्तल 1996 बैच के हैं, वो बिजू जॉर्ज जोसेफ का स्थान लेंगे। ठीक है, और ओम प्रकाश वर्तमान में
जोधपुर के पुलिस कमिश्नर हैं। ठीक है, कमिश्नरेट व्यवस्था अभी राजस्थान में 2 जिलों में ही है, जोधपुर में और जयपुर में। कमिश्नरेट व्यवस्था में वहाँ पे कमिश्नर बैठते हैं। ठीक है। राजसमंद पाली उदयपुर को मिली नई रेल लाइन की मंजूरी। रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ये दिया है इनको। 72 किलोमीटर एक नई रेल लाइन फाइनल लोकेशन सर्वे चल रहा है, दे दी है इनको। और ये मारवाड़ जंक्शन से लेकर देवगढ़, मदारिया, रावली, टोडगढ़ होते हुए चलेगी। तो राजसमंद, पाली, उदयपुर तीनों इसमें कवर हो जाएंगे। इस कार्य के लिए तकरीबन 12 करोड़ की राशि है, लेकिन आपको राजसमंद, उदयपुर, पाली का नाम याद रखना है। और इसके साथ ही ये क्षेत्र अहमदाबाद और जयपुर के मध्य भी संपर्क स्थापित कर लेगा, क्योंकि यहाँ तक ट्रेन चली जाएगी तो यहाँ से आगे अहमदाबाद तक ट्रेन जाती है, तो दिक्कत वाली बात नहीं। इसमें आपके रावली, टोडगढ़ है, देवगढ़ है, ऐसे कई सारे ऐतिहासिक स्थल है वो रेलवे लाइन से कनेक्ट हो जाएंगे। रेलवे लाइन से जब कोई स्थल कनेक्ट होता है तो डेफिनेटली पर्यटन को भी बढ़ावा मिलता है, इसके माध्यम से पहुंच संभव हो पाएगी। ठीक है। अपनी बस राजस्थान रोडवेज ग्रामीण परिवहन शुरू हो रहा है। अभी क्या था, अभी तक ये है कि रोडवेज की जो बसें हैं वो नगरों, नगरीय क्षेत्रों तक सीमित हैं। अब रोडवेज की बसें, आपके राजस्थान रोडवेज की बसें ग्रामीण क्षेत्रों तक भी चलने वाली हैं। और 5 अक्टूबर को 2025 को मुख्यमंत्री ने इसको हरी झंडी दी और 128 ब्लू लाइन स्टार्ट करी। ग्रामीण परिसेवा में क्या होगा, 25 ग्रामीण मार्गों पर तकरीबन 169 ग्रामीण पंचायतों को इन्होंने कनेक्ट किया है। पहली बार ऐसा हो रहा है कि रोडवेजों को गांवों के अंदर कनेक्ट किया गया। पहले रोडवेज नगरीय क्षेत्रों में चलती थी, बीच में कोई गांव आते थे तो अलग इश्यू है वो। सीतापुर औद्योगिक क्षेत्र में फ्लैटेड फैक्ट्री का कॉम्प्लेक्स बनेगा, ये बात हमने पहले भी कर ली है। रिको बनाएगा इसमें, काफ़ी बड़ा अच्छा कॉम्प्लेक्स होगा जो आपके कॉम्प्लेक्स बनेगा। प्लग एंड प्ले कॉम्प्लेक्स जिसका नाम दिया गया है ना। ये रिको की पहल है अपने आप में, छोटे उद्यमियों के लिए बड़ा फ़ायदा है। ये ऐसे कॉम्प्लेक्स होंगे जिसको मूवेबल होंगे, छोटे बड़े किए जा सकते हैं। ठीक है, तो सीमेंट वगैरह के नहीं बनेंगे, नहीं तो छोटे बड़े नहीं हो पाएंगे। जूनियर मॉडल यूनाइटेड नेशंस, ये राजस्थान विधानसभा के निकट एक यूं कहिए कि एक कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ने एक कार्यक्रम आयोजित किया था, जिसमें 7 से 10 वर्ष के जो बच्चे थे उन्होंने भाग लिया उसमें। और इन्होंने जूनियर मॉडल यूनाइटेड नेशंस आयोजित किया था, जूनियर MUN भी बोलते हैं। तो ये किसने किया है, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ने किया है। इसमें कौन भाग ले सकता है, 7 से 10 वर्ष के बच्चे, चूंकि जूनियर मॉडल है ना, तो छोटे बच्चों का है ये। और इसको जूनियर मॉन भी नाम दिया गया है। यूनिसेफ राजस्थान के सोशल पॉलिसी स्पेशलिस्ट शफकत हुसैन ने इसमें मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करी। बच्चों में कूटनीतिक हो, लीडरशिप हो और उसका ग्लोबल पर्सपेक्टिव जो है वो कैसा है, ऐसी स्किल को डेवलपमेंट करना इसका मेन जो है वो उद्देश्य है। क्योंकि देखो छोटे बच्चों में उसका एक वाइड पर्सपेक्टिव होना चाहिए किसी भी मुद्दे को लेके। आप किसी भी मुद्दे पे बात करते हो तो किसी भी आइडियोलॉजी से आपका झुकाव नहीं होना चाहिए। आपका पर्सपेक्टिव बड़ा वाइड होना चाहिए, आप पक्ष विपक्ष सब पे बात कर सको। क्योंकि जब आप विचारधाराओं से बंध जाते हैं, जैसे कोई दक्षिणपंथी विचारधारा से बंध गया तो फिर वो अपने हिसाब से बात करेगा। अगर कोई कम्युनिस्ट विचारधारा से जुड़ गया तो अपने हिसाब से बात करेगा। लेकिन अगर वाइड पर्सपेक्टिव होता है तो जहाँ सही होता है वो आप जम के उसके पक्ष लेते हैं और गलत वाले का जमकर बुराई करते हो, चाहे वो किसी भी आइडियोलॉजी से रिलेटेड हो। क्योंकि न तो कोई पूर्ण रूप से सही होता है, न कोई पूर्ण रूप से गलत होता है। तो बच्चों में इस प्रकार की क्वालिटीज़ को डेवलपमेंट करने के लिए जूनियर मॉडल यूनाइटेड नेशंस जो है वो आपके कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ने उसको स्थापित किया, चलाया था। ये 13 अक्टूबर 2025 की बात है। दीपावली सेलिब्रेशन के लिए देश के 10 बेस्ट शहरों की सूची में राजस्थान के 3 शहर हुए, शामिल किए गए। जयपुर, उदयपुर और पुष्कर को इसमें शामिल किया गया। जयपुर को दूसरा स्थान मिला है, उदयपुर को पांचवा और पुष्कर को 9वां स्थान दिया गया। ठीक है। ये ट्रेवल पोर्टल विस्टा ने इसको ये स्थान दिया है। प्रदेश का पहला इलेक्ट्रिक बस संयंत्र, इलेक्ट्रिक बसें बनाने का संयंत्र जो है वो पहला इलेक्ट्रिक, आपकी यूं समझिए अलवर के अंदर बहरोड में स्टार्ट किया गया। और कहाँ पे, कोटपुतली बहरोड जिले में, सॉरी अलवर तो रहा नहीं है, कोटपुतली बहरोड जिले में, अलवर तो रहा लेकिन ये जिले अलग हो गए वहाँ से। और ये नीमराणा तहसील के अंदर घिलोट का जो औद्योगिक क्षेत्र है वहाँ पे इसको स्थापित किया जाएगा। और प्रतिवर्ष 33,000 गाड़ियाँ यहाँ से बनेगी। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, बहुत इंपॉर्टेंट, कि कहाँ पर राज्य का पहला
आपके इलेक्ट्रिक बस संयंत्र कहाँ बनाया गया? गिलोट में बनाया गया, नीमराणा में, जो कि कोटपुतली बहरोड का हिस्सा है। पहले यह अलवर का हिस्सा हुआ करता था। 33,000 यूनिट इसकी उत्पादन क्षमता रहेगी। ठीक है, अभी तक ऐसी कोई संयंत्र राजस्थान में इलेक्ट्रॉनिक बसों का नहीं था। 1200 करोड़ का निवेश है इसमें, और ये इलेक्ट्रिक बस उत्पादन की पहली इकाई होगी। मैं बता दूं, ये राइजिंग राजस्थान में इसका एग्रीमेंट बैठा था। ठीक है, तो हाँ, ये इलेक्ट कहाँ बैठा था? राइजिंग राजस्थान में। अब वापस दिसंबर में राइजिंग राजस्थान होने वाला है। तो गलोट और नीमराना में ऑलरेडी पहले से ही जापानी और कोरियाई कंपनियों के जोन बने हुए हैं। मतलब गिलोट और नीमराना के अंदर कोरिया और जापान की कंपनियों का पूरा पार्क है। वहाँ केवल जापान की कंपनियां, और कोरिया वाले पार्क में केवल कोरिया की कंपनियां बनी। हम सीमेंट उद्योग में कई बार इसको पढ़ते भी हैं, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप ध्यान रखना अच्छे से। उसके बाद है मयूर स्कूल जयपुर। ठीक है, ये एजुकेशन वर्ल्ड नामक एक वेबसाइट है, उसने ये रैंकिंग करी है, और उस रैंकिंग में इसको मयूर स्कूल को लीडरशिप के मामले में 5वां स्थान दिया है। तो राष्ट्रीय स्तर पर कौन सा स्थान मिला है? 5वां स्थान। किस मामले में? स्टूडेंट लीडरशिप एंड लाइफ स्किल डेवलपमेंट के मामले में। और जयपुर और राजस्थान में ये पहला है, और देश में ये 5वां स्कूल है। ठीक है, यह डे कम बोर्डिंग स्कूल की श्रेणी में आता है। धुवाला भीलवाड़ा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पे जिस तरह से अपने गिलोट पढ़ा ना, वैसे ही भीलवाड़ा के अंदर यह धुवाला एरिया पहला इंडस्ट्रियल क्षेत्र घोषित किया गया है। तो ये बिल्कुल नया औद्योगिक क्षेत्र विकसित हुआ। पहला नहीं कह सकते, नया औद्योगिक क्षेत्र। कहाँ पे? मांडल तहसील भीलवाड़ा में है। ये लगभग 82.60 हेक्टेयर भूमि में किसने किया है? रिको ने यहाँ पे किया है। तो ये धुवाला बहुत महत्वपूर्ण है, इसका ध्यान रखना आप। क्योंकि देखो, कोटपुतली बहरोड में तो कई सारे हैं, बट भीलवाड़ा में होना ये अपने आप में नया है यहाँ पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एकता मार्च। एकता, यूनिटी शब्द जो है, ये सीधे सीधे जुड़ी हुई है सरदार वल्लभ भाई पटेल से। और अभी 31 अक्टूबर को उनका जयंती शताब्दी है। तो 150वीं शताब्दी, क्या 150वीं जयंती है। तो उसके उपलक्ष्य में कौन सा मार्च शुरू किया गया? एकता मार्च शुरू किया गया, और ये जयपुर में किया गया। और जयपुर क्या, मुझे लगता है जयपुर ही नहीं बल्कि पूरे राजस्थान में एकता मार्च का हुआ था। तो ये पद यात्रा जयपुर के गांधी सर्किल से लेकर अमर जवान ज्योति तक आयोजित की गई, और इसका थोड़ा ध्यान रखना। इसके अलावा कोलकाता में प्रवासी राजस्थानी सम्मेलन हुआ है। तो राजस्थान के वे लोग जो राजस्थान से बाहर रहते हैं, वहाँ पर उनको प्रवासी राजस्थानी कहते हैं। इनका सम्मेलन कहाँ पे हुआ है? कोलकाता में। जयपुर में सॉरी प्रस्तावित है, सॉरी, जयपुर में 10 दिसंबर 2025 को ये आयोजित होगा, प्रवासी राजस्थान दिवस। और होना है कहाँ पे? कलकत्ता के अंदर। बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि इसको इसी साल सरकार ने घोषित किया कि हम प्रवासी राजस्थान दिवस मनाएंगे। तो ये कब मनाएंगे? 10 दिसंबर को मनाएंगे। जयपुर में ये प्रस्तावित है, और इसका आयोजन इस बार कहाँ पे होगा? पश्चिमी सॉरी पश्चिमी बंगाल की राजधानी कोलकाता में प्रवासी राजस्थान मीट का आयोजन किया जाएगा। अच्छा, दिवस कहाँ मनाएंगे? जयपुर में। और मीट कहाँ होगी? कलकत्ता के अंदर मीटिंग। और ये सारा का सारा भजन लाल शर्मा की अध्यक्षता में होना है। और राजस्थान मीट तो हो चुकी है ना, सॉरी, प्रवासी राजस्थान मीट 28 अक्टूबर 2025 को हो चुकी है। और प्रवासी राजस्थान दिवस कब मनाया जाएगा? 10 दिसंबर 2025 को मनाया जाएगा। दोनों अलग अलग है, लेकिन हाँ, संबंध दोनों का सेम है, उद्देश्य दोनों के सेम है। और इसमें फिर ये केमिकल्स, टेक्सटाइल, हौजरी, आईटी, शेखावटी हवेली पर कई सारे राउंड टेबल आयोजित की गई इस मीटिंग के अंदर। और सामाजिक क्षेत्र में भी राजस्थानियों का इन्होंने यहाँ पे सम्मान किया है। इसके अलावा राजस्थान फाउंडेशन की कॉफ़ी टेबल बुक का भी इन्होंने विमोचन किया है। तो कई सारी चीज़ें इस मीटिंग में भी, और ये मीटिंग कहाँ पे भी? कलकत्ता के अंदर। ठीक है, जैन सीपीआर ट्रेनिंग सेंटर। सीपीआर का मतलब, जब किसी को अचानक से हार्ट अटैक आ जाता है, तो अचानक हृदय गति रुक जाती है, तो फिर उसको सीपीआर दिया जाता है। ठीक है, तो सड़क दुर्घटना और अचानक हृदय गति रुकने से होने वाली मौतों को रोकने के लिए ये सीपीआर ट्रेनिंग सेंटर स्टार्ट किया जयपुर के अंदर। कहाँ पे? जयपुर में। ये बिल्कुल निशुल्क जन सेवा आधारित है। इसमें डॉक्टर, पैरामेडिकल को निशुल्क प्रशिक्षण दिया जाएगा। संस्थापक कौन है? डॉक्टर वी के जैन, इसलिए इसका नाम क्या दिया? जैन सीपीआर ट्रेनिंग सेंटर। आत्मनिर्भर नव भारत यात्रा, ये खादी और ग्रामोद्योग आयोग है,
उन्होंने जैसलमेर के अंदर ये यात्रा शुरू करी है और सीधा सीधा मतलब है आत्मनिर्भर बनना और नव भारत का निर्माण करना। ठीक है, तो खादी पे बल देना। खादी महोत्सव 2025 के तहत जैसलमेर में यह आत्मनिर्भर नव भारत यात्रा और स्वच्छता ग्राही सम्मान दिवस का आयोजन किया गया। ठीक है, और गांव के निवासियों, युवाओं, छात्रों को स्वदेशी संकल्प से एकजुट करने का इसमें काम किया गया। ठीक है, अब है द पैलेस स्कूल। ये भी जयपुर के अंदर है और एजुकेशन वर्ल्ड इंडिया स्कूल ग्रैंड जूरी रैंकिंग में तो डिजाइन थिंकिंग के अंदर संपूर्ण देश में इसको पहला स्थान दिया गया और इसी स्कूल को आपके एड स्कूल श्रेणी में भी राजस्थान में तीसरा स्थान मिला है। ठीक है, KMC लाउंज, कंगारू मदर केयर। ठीक है, ये उदयपुर की खेरवाड़ा में स्थापित किया गया। इसमें है क्या, देखो, इसके तहत आपके नवजात और मातृ स्वास्थ्य कार्यक्रम को मजबूती मिलेगी। जो भी नए जन्मे बच्चे हैं और जो माताएं हैं उनको है वो स्वास्थ्य, जो उनके संबंधित जो भी स्वास्थ्य कार्यक्रम है उनको मजबूती मिलेगी और उच्च जोखिम वाले गर्भावस्थाओं की पहचान कर उन्हें सही देखभाल करने का काम है वो नर्से कर्मियों के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, ये कहाँ शुरू किया गया है? खेरवाड़ा के अंदर। कब की बात है? 11 अक्टूबर 2025 की बात है। ठीक है, तो KMC लॉन्च ये पहला कंगारू मदर केयर है। कंगारू मदर केयर का मतलब क्या होता है? देखो, मदर केयर तो आप समझ गए। कंगारू का मतलब होता है, आप कंगारू पक्षी है ऑस्ट्रेलिया का, इसको आप यूं समझ सकते हो कि कंगारू क्या करता है, अपने जो संतान होती है उसको अपने गर्भ के बाहर है वो एक थैले के अंदर रखता है और उसका केयर करता है। तो कंगारू सबसे बढ़िया केयर माना जाता है, तो इसलिए इसका नाम दिया गया कंगारू मदर केयर। इंद्र 2025, देखो इंद्र आज नहीं है, कई सालों से आपके भारत और रूस के बीच में संयुक्त सैन्य अभ्यास होता आया है। यह महाजन फील्ड जो है आपका फील्ड रेंज बीकानेर में 7 से 15 अक्टूबर 2025 तक आयोजित किया जाएगा। तो ये एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन है और इसके भारतीय सेना की सप्त शक्ति कमान और बीकानेर की रणबांकुरा डिवीजन की हाई इंटेंसिटी इंटीग्रेटेड एक्सरसाइज यहाँ पे शुरू हुई। आपको इतना ध्यान रखना है कि किसके बीच में हुआ है और कहाँ पे हुआ है। तो भारत और रूस के बीच में है, महाजन फील्ड के अंदर, और ये कैसा है? आतंकवादी रोधी ऑपरेशन है ये। ठीक है, उसके बाद में है आपके राज्य खनन तत्परता सूचकांक। ये खाद्यान्न मंत्रालय जारी करता है। ठीक है, और खाद्यान्न खाद्यान्न कहाँ से आया? केंद्रीय खान मंत्रालय जारी करता है और राज्य खनन तत्परता सूचकांक में राज्य को दूसरी रैंकिंग है वो दी गई है। पहली रैंकिंग मध्य प्रदेश के पास में है और तीसरी रैंकिंग गुजरात के पास में है। राजस्थान में इस समय अगर आप उसको माने सूजस को तो 82 प्रकार के खनिजों की खोज हो चुकी है, जिसमें से 57 खनिजों का खनन भी राजस्थान में हो रहा है। उसके बाद में है राष्ट्रीय पर्यटक कॉन्फ्रेंस। कैसी कॉन्फ्रेंस? पर्यटक कॉन्फ्रेंस, सीधी सी बात है कि पर्यटन मंत्रालय ही करेगा। 13-14 अक्टूबर को हुई और हुई कहाँ पे है? उदयपुर में। बस आपको ये ध्यान रखना है कि पर्यटक कॉन्फ्रेंस का आयोजन उदयपुर में किया गया। ये ज़्यादा याद करने का पॉइंट है, बाकी तो सारी चीज़ें स्वतः समझ में आ जाती हैं। इसमें दिया कुमारी भी शामिल हुई थी, हमारी उप मुख्यमंत्री, और विभिन्न राज्यों के पर्यटन मंत्री भी इसमें शामिल हुए। सम्मेलन का मुख्य विषय था भारत में पर्यटन को बढ़ावा देना। डेफिनेटली पर्यटन एक इंडस्ट्री है तो ये काम रहेगा। और साथ में एक राज्य एक वैश्विक गंतव्य के तहत 50 गंतव्य स्थल विकसित करने हैं। ठीक है, एक राज्य एक वैश्विक गंतव्य के तहत 50 गंतव्य स्थल यहाँ पे हमें विकसित करने हैं। और योजना है उदयपुर, जैसलमेर और पुष्कर को ग्लोबल डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करना। ये 3 अच्छे गंतव्य स्थल है यहाँ पे। पैलिएटिव केयर, ये पहले ही हमने पढ़ लिया कि भुवनेश्वर में ये शुरू किया गया है, हुआ था, और राजस्थान को इसमें तीसरा स्थान दिया गया। राजस्थान केसरी कुश्ती दंगल। ठीक है, केसरी कुश्ती दंगल कुश्ती से रिलेटेड है और इसका आयोजन कहाँ पे हुआ? कोटा के अंदर हुआ है। और खिलाड़ियों को प्रोत्साहन के रूप में 10-10 हज़ार रुपये पेंशन मिलेगी। किस खिलाड़ियों को? कुश्ती खिलाड़ियों को।
आबू सौंफ 440, ठीक है। ये सौंफ है और आबू रोड पिंडवाड़ा, पिंडवाड़ा सिरोही में है, के काछोली में उगी सौंफ की महक अब पूरे देश में फैल गई है। वहाँ की विशिष्ट सौंफ की किस्म है आबू सौंफ 440, और ये मान्यता दे दी गई है। कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण ने किसान किस्म के रूप में इसको नई किस्म के रूप में मान्यता दी है। किसान इशाक अली की ओर से इसको उगाया गया था और अब इसको मान्यता मिल गई है, ठीक है। प्रदेश का पहला कछुआ संरक्षण केंद्र ये धौलपुर में है, और चंबल नदी के अंदर कछुए हैं वहां पे। तो हाल ही में धौलपुर में चंबल नदी के किनारे कछुआ प्रजनन केंद्र बनाया गया है, और ये प्रदेश का पहला कछुआ और डॉल्फिन संरक्षण केंद्र है, ठीक है। तो करौली सवाई माधोपुर में भी इस प्रकार की योजनाएं कंटिन्यू बनाई जा रही है। जोधपुर पाली मारवाड़ इंडस्ट्रियल एरिया नाम से नया शहर बसाया जाएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण खबर है यहाँ पे। और देखो ये आपको पता है, हम कंटिन्यू पढ़ रहे हैं कि जो दिल्ली मुंबई फ्रेट कॉरिडोर है, सॉरी, दिल्ली मुंबई फ्रेट कॉरिडोर का हिस्सा है। दिल्ली और मुंबई, दिल्ली भारत की राजनीतिक राजधानी, मुंबई भारत की आर्थिक राजधानी, इन दोनों के बीच में ट्रेन चलानी है, और ये मालवाहक ट्रेन का पूरा गलियारा रहेगा, और इसके दोनों ओर इंडस्ट्री बनेगी, जैसे DMIC बोलते हैं, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बोलते हैं। तो DMFC के दोनों ओर जो कॉरिडोर बनेगा उसको DMIC कहा गया है। तो इसके अधीन जोधपुर पाली मारवाड़ इंडस्ट्रियल एरिया बनाया जाएगा, जिसका नाम होगा जोधपुर पाली मारवाड़ इंडस्ट्रियल एरिया। जोधपुर पाली मारवाड़ इंडस्ट्रियल एरिया, ये JPMIA बनाने की तैयारी की जा रही है। ये कहाँ बसाया जाएगा? तो रोहट और कांकाणी के बीच में। कांकाणी वो घने जंगल है जहाँ पे हिरण वगैरह बहुत सारे पाए जाते हैं। यहाँ पे टेंडर प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इसमें पहले चरण के अंदर 641 हेक्टेयर पर 465 करोड़ का विकास किया जाएगा। यह EPC मॉडल यानी इंजीनियरिंग, प्रिक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन पर निर्माण होगा, ठीक है। पूरा का पूरा प्रिक्योरमेंट होगा, कंस्ट्रक्शन किया जाएगा, इंजीनियरिंग का यूज होगा, उस पे बनेगा। और जोधपुर और पाली के बीच ये नया शहर राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास निगम लिमिटेड का हिस्सा होगा। इस नेशनल प्रोजेक्ट के देश भर में 9 औद्योगिक परियोजनाएं विकसित की जा रही है। तो पहली बार ऐसा हुआ है कि रिको और NICD मतलब नेशनल इंडस्ट्रियल जो डेवलपमेंट गलियारा है, उसके बीच में पहली बार ऐसा समझौता हुआ है। तो ये बड़ा अच्छा प्रश्न बनता है यहाँ पे। इस पूरे प्रोजेक्ट को अगर एक नज़र में देखें तो 465 करोड़ रुपए खर्च होंगे। 1 लाख से अधिक लोगों को डायरेक्ट इनडायरेक्ट रोजगार मिलेगा, 1,55,000 लोगों को। 6 साल में ये प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा, ठीक है। 3 सेनाओं का एक संयुक्त अभ्यास है त्रिशूल, ये ध्यान रखना है आपको। आयोजन होगा त्रिशूल का, कब होगा? 30 अक्टूबर से 10 नवंबर के बीच में चल रहा है अभी। कहाँ पे? पोखरण फायरिंग रेंज जैसलमेर में। थल, जल और वायु तीनों सेनाओं का ये अभ्यास है, जिसमें स्वदेशी जो हथियार है उनकी टेस्टिंग की जाएगी। युद्ध अभ्यास होते रहते हैं समय समय पे, ताकि हथियारों को जंग न लगे और सैनिकों की प्रैक्टिस कम न पड़े। क्योंकि भारत शत्रुओं से घिरा हुआ देश है, इसलिए समय समय पर इसकी प्रैक्टिस हो जानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और यह त्रिशूल अभ्यास जैसलमेर से शुरू होकर कच्छ तक चला, ठीक है। तो इसको बहुत अच्छे से ध्यान रखना, ये त्रिशूल परीक्षा में पूछने योग्य प्रश्न है ये। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया शौर्य वन का उद्घाटन। अभी रक्षा मंत्री आपको पता हो तो जैसलमेर आए थे, और वहां पर इन्होंने यह आर्मी कैंट में शौर्य वन का उद्घाटन किया, और इस वन में विभिन्न सारी पौधे और वनस्पतियां लगाई गई हैं, ठीक है। पहली E-लाइब्रेरी राजस्थान विश्वविद्यालय के अंदर आपके स्वामी विवेकानंद E-लाइब्रेरी की बात हो रही है यहाँ पे। तो 17 अक्टूबर को RU के सामने ही स्वामी विवेकानंद E-लाइब्रेरी का उद्घाटन किया गया। ये नगर निकाय की ओर से संचालित है, ठीक है। जयपुर नगर निगम इसको, महानगर निगम इसको संचालित कर रहा है।
ये पॉइंट पूरा हो गया। अब हम आते हैं आखिरी बिंदु पे, जिसमें सूजस से रिलेटेड जो भी बातें हैं, सार सामग्री जैसे हम कह सकते हैं, वो सारी इसमें शामिल की गई है। तो सूजस में जो टॉपिक हमने पढ़े, इसके अतिरिक्त कुछ जो बातें हैं वो सारी इसमें ली गई हैं। ठीक है, तो इसमें अब वही तथ्य, इसमें सूजस के अंदर मेन खबरों के अलावा कुछ पॉइंट्स जो समझ में आए वो सारे हैं। इसके बाद ये क्लास पूरी हो जाएगी। जयपुर की दो रेलवे स्टेशन खातीपुरा और गांधीनगर स्टेशनों के नाम के आगे अब जयपुर जोड़ा जाएगा। तो ये जयपुर गांधीनगर और जयपुर खातीपुरा। क्लियर। ऑपरेशन साइबर सेल्ड, ये बहुत पहले से चला आ रहा है कि राजस्थान पुलिस ने साइबर अपराधों को कम करने के लिए ऑपरेशन चलाया था। मिशन सक्षम, इसमें हमने पहले बात की थी कि जो भी सक्षम योजना जो है, वो तो जो भी आपके विकलांग वगैरह लोग हैं उनको, सहायक वृद्ध वगैरह लोग हैं उनको उनके इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं वो उनको उपलब्ध करवाए जाएंगे। मिशन सक्षम क्या है? जो आदिवासी इलाके हैं, स्पेशली एकलव्य विद्यालय वाले जो आबू रोड के इलाके हैं, वह 9वीं से 12वीं के छात्रों को नीट और जेई की तैयारी करवाई जाएगी, साप्ताहिक कक्षा ली जाएगी, और ये नवोदय फाउंडेशन को दिया गया है पूरा का पूरा। तो ये मिशन सक्षम है, जिसमें आदिवासी क्षेत्र के बच्चों को नीट और जेई की प्रिपरेशन है वो करवाई जाएगी। कौन करवाएगा? नवोदय विद्यालय करवाएगा। राज्य के सभी विश्वविद्यालयों में पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जीवन दर्शन पर आधारित एक शोध पीठ होगी। शोध पीठ में क्या होता है कि एक यूनिवर्सिटी का जो मेन कैंपस होता है, वहाँ एक रूम होता है, ऊपर शोध पीठ लिखेंगे, उसके अंदर उस व्यक्ति से जुड़ा हुआ जितना भी लिटरेचर है वो सारा रखा जाएगा, और वहाँ पर जो कोई उसके ऊपर पीएचडी करना चाहे, रिसर्च करना चाहे, पेपर लिखना चाहे, तो शोधार्थी वहाँ पे आते हैं और उस शोध पीठ के अंदर जो लिटरेचर पढ़ा है उसके बेस पे रिसर्च करते हैं। और कोई नया शोधार्थी अगर कोई नया पेपर या पुस्तक पब्लिश करता है तो शोध पीठ में रखी जाती है, ताकि भावी शोधार्थियों के लिए वो काम आ सके। शोध पीठ का एक निदेशक होता है, जिसको जनरली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर को वहाँ पे निदेशक नियुक्त किया जाता है। तो ऐसा इन्होंने तय किया है बीजेपी सरकार ने कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जीवन दर्शन पर आधारित शोध पीठ सभी विश्वविद्यालयों में होगी। अभी हाल ही में आपने पढ़ा हो तो खेताराम जी महाराज, जो कि राजपुरोहित समाज के कुल गुरु माने जाते हैं, राजपुरोहित समाज उनको भगवान के रूप में मानता है, जिन्होंने आशोतरा का ब्रह्मा जी का मंदिर बनाया था। खेताराम जी का मंदिर भी वहाँ पे बना हुआ है। उनके नाम की एक शोध पीठ जय नारायण विश्वविद्यालय जोधपुर में स्थापित की गई। तो ऐसे जो महापुरुष होते हैं या कोई ऐसे व्यक्ति होते हैं, महात्मा होते हैं, उन लोगों के बारे में ऐसी पीठ बनाई जाती है ताकि उनके ऊपर शोध कार्य हो, रिसर्च हो। देखो जैसे डॉक्टर अम्बेडकर पे कई सारे शोध पीठ बनी हुई है, तो इसी प्रकार की एक शोध पीठ है वो बनाई जाएगी। बैरियर फ्री टोल सिस्टम, तो बैरियर फ्री मतलब गाड़ियां सीधी निकल जाएगी, टोल अपने आप कटता रहेगा। तो जो जयपुर गुड़गांव नेशनल हाईवे 48 को इसमें लागू किया गया है, ताकि वहां पे गाड़ियां इतनी होती हैं कि कई बार टोल पे घंटा घंटा गुजर जाता है, तो उस जगह पे ऐसे बाधा मुक्त टोल सिस्टम लागू किए गए हैं। मिस टिन इंटरनेशनल 2025 लोरेना रुइस जिसकी जीती, वनस्थली विद्यापीठ टोंक को सेवा पर्व 2025 हेतु चयनित किया गया, एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज के द्वारा। और राजस्थान सरकार ने निर्यात, परिवहन और पशु मेलों में ऊंट ले जाने पर 11 साल पुराना प्रतिबंध अब हटा दिया है। और पीएम एफएमई, राजस्थान के उद्यमियों को परिजन लागत का 25% या 10 लाख रुपए की सब्सिडी दी जाएगी, प्रधानमंत्री जो एफएमई योजना है उसके ऊपर। लेजर फ्लोरिकन पक्षी, राजस्थान में केवल एक नर की उपस्थिति दर्ज की गई। किस पक्षी की? लेजर फ्लोरिकन पक्षी की। राजस्थान इंटरनेशनल फोक फेस्टिवल, फोक यानी लोक, तो प्रतिष्ठित महोत्सव का आयोजन कहाँ पे किया गया? जयपुर में किया गया। और हवाई संपर्क का विस्तार हुआ है राजस्थान के अंदर। अभी सीकर, सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा, सिरोही और गंगानगर को योजना में शामिल किया गया है हवाई संपर्क का विस्तार। अब ये राज्य जिले भी आपके एयर रूट से कनेक्ट हो गए हैं। खनन में नवाचार किया गया, प्री एम्बेडेड मॉडल लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना है। कोटा के दशहरा मेला एशिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड और इंडिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। हरि सिंह भाटी नेपाल द्वारा अंतर्राष्ट्रीय आर्टिस्ट पुरस्कार से सम्मानित किए गए।
अलवर देश का पहला आई कैट सॉफ्टवेयर आधारित साइबर ठगी ब्लॉक प्रोजेक्ट शुरू किया गया अलवर में। एमएनआईटी जयपुर के अंदर इंडियन आर्मी के जवानों को ड्रोन प्रशिक्षण दिया गया। ठीक है। नेशनल जूडो टूर्नामेंट के पदक विजेता विष्णु शर्मा और यश यादव रहे, जो कि सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडलिस्ट हैं। अब इंस्पायर अवार्ड जो है भारत सरकार का, उसमें ऑनलाइन नामांकन प्रक्रिया में सबसे अधिक स्टूडेंट के मामले में राजस्थान दूसरे स्थान पर रहा। फलोदी दुर्ग महोत्सव का आयोजन राजस्थान संगीत अकादमी द्वारा किया गया। ठीक है। ताल सापर अभ्यारण्य जो है, पहली बार प्रवासी हेरियर प्रजाति के पक्षी देखे गए। कहाँ पे? ताल के अंदर। ताल सापर कहाँ पे है? चूरू के अंदर। ठीक है। डेगाना नागौर, यहाँ पे लिथियम के भंडार मिले। लिथियम धातु है, एल आई जिसको लिखते हैं हम। कहाँ से मिले लिथियम के भंडार? डेगाना से। डॉक्टर चांद कौर जोशी, इनकी दो पुस्तकें हैं, एक बिलखता बादल और एक कागलेरी करामात, प्रकाशित हुई है। डीडवाना और सिरोही में दो नए केंद्रीय विद्यालयों को खोलने की अनुमति भारत सरकार ने दी है। अंता का उपचुनाव चल रहा है। आपको ऐसे इसको मुझे लगता है डेट याद रखने की जरूरत नहीं है। मारवाड़ फेस्टिवल 2025 का आयोजन 7 अक्टूबर को मेहरानगढ़ में हुआ। हिंदुस्तान जिंक और उदयपुर वन विभाग ने 5 करोड़ की लागत से बगदड़ा मगरमच्छ अभ्यारण्य को इको टूरिज्म घोषित किया। अजय रस्तोगी को आरसीए का लोकपाल नियुक्त किया गया है। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस पर उर्वशी चौहान को नेपाल की एक संस्था द्वारा अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक रत्न सम्मान दिया गया। राजस्थान अब आंध्र प्रदेश को पीछे छोड़कर देश का सबसे बड़ा सीमेंट उत्पादक राज्य बनने की दिशा में चल पड़ा है। जैसलमेर में 2026 से 29 के बीच 6 नए सीमेंट संयंत्र स्थापित होंगे। और हाल में चित्तौड़गढ़ जो है सबसे बड़ा सीमेंट उत्पादक क्षेत्र है, और ये 6 होने के बाद में संभव है कि जैसलमेर जो है वो सबसे बड़ा जिला बन जाए। राजस्थान का सब जूनियर बैडमिंटन प्रतियोगिता, जयपुर के माधु शर्मा को एकल में गोल्ड और युगल में सिल्वर मेडल जीता है। राजस्थान जूनियर तीरंदाजी तो प्रतियोगिता हुई, उसमें खुशी कुमावत प्रथम स्थान पर रही, प्रियांशी द्वितीय और कृष्ण कुमार बाड़मेर के ये आपकी बॉयज में प्रथम स्थान पर रहे। भारतीय सेना ने एक टैंक T-55 को शेखावटी विश्वविद्यालय सीकर को भेंट किया। वो ग्राउंड में रखेंगे फिर आगे ले जाके। 69th राज्य स्तरीय अंडर 17 गर्ल्स क्रिकेट प्रतियोगिता का खिताब बांसवाड़ा ने जीता। हाँ, खिताब बीकानेर जीता, सॉरी, बांसवाड़ा में आयोजन हुआ होगा। जयपुर में अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ का 9वां अधिवेशन हुआ था, जामडोली के अंदर हुआ था ये, केशव पीठ के अंदर। गो कृषि जीवन अभियान का शुभारंभ सांचौर जालोर से हुआ, पथमेड़ा गौशाला है यहाँ पे। देश का पहला मॉडिफाइड BTPN रैक कोटा में तैयार किया गया। और ललित तिवारी को NSS पुरस्कार दिया गया, राष्ट्रपति पुरस्कार। वंशिका शर्मा को मैथ गर्ल नाम से राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया, जो कि चिड़ावा की है, झुंझुनू की। बीकानेर के साहित्यकार राजेंद्र स्वर्णकार को जन कवि प्रदीप शर्मा सम्मान दिया गया। ठीक है। किसको दिया गया? राजेंद्र स्वर्णकार को। ये मैंने पिछले लेक्चर में भी पढ़ाया था आपको। विशाखापट्टनम स्टेडियम में राजस्थान की महिला क्रिकेटर मिताली राज के नाम पे एक स्टेडियम बनाया है। कहाँ पे? विशाखापट्टनम स्टेडियम में। मिताली राज बहुत ब्रिलियंट खिलाड़ी रही है, और अभी इस साल भारत ने ICC का वर्ल्ड कप भी जीता महिलाओं का, तो ये प्रश्न और भी आपके महत्वपूर्ण बन जाता है। काजरी ने 2 मेहंदी की नई किस्में विकसित की है, ये CZ RSPH 8 और 91। फतेहपुर चौराया उदयपुर पर AI वाला ट्रैफिक सिस्टम लॉन्च किया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो हाई रेजोल्यूशन कैमरे और सेंसर से ट्रैफिक का रियल टाइम विश्लेषण करेगा। कबाड़ से 7 वंडर्स पार्क दिल्ली की तर्ज पर अजमेर में विकसित किया जाएगा। कबाड़ से क्या करेंगे? 7 आश्चर्य बनाएंगे, ऐसा पार्क बनाएंगे। पहले कोटा में भी ऐसा बनाया हुआ है। राजस्थान रत्न अवार्ड अरुण चतुर्वेदी को, हमने पहले पढ़ लिया। और जयपुर का रामबाग पैलेस जो है, ये टूरिस्ट चॉइस की बेस पे सर्वश्रेष्ठ होटल घोषित किया। और 22वीं सीनियर राष्ट्रीय रोल बॉल चैंपियनशिप राजस्थान की महिला टीम ने उत्तर प्रदेश को हराकर रजत पदक जीता। और राजस्थान 150 यूनिटी मार्च ये पहले हो गया।
संस्कृत अकादमी जयपुर ने पांडुलिपियों का डिजिटलीकरण करने का 15वीं से 19वीं शताब्दी तक की पांडुलिपियों का डिजिटलीकरण किया। ये बहुत बढ़िया बात है। संस्कृत का जो साहित्य है वो निरंतर क्षय होता जा रहा है। इसको डिजिटल करने की प्रोसेस चल रही है और अगर किया जाता है तो ये 15वीं से 19वीं शताब्दी तक का कर लिया है। आगे और पीछे जाएंगे तो काफ़ी संभावनाएं हैं, साहित्य को बचाया जा सकता है। अक्टूबर 2025 के अनुसार सौर ऊर्जा उत्पादन में राजस्थान 34,555 मेगावाट क्षमता के साथ पहले स्थान पे आ गया है। ये बहुत बढ़िया प्रश्न पॉइंट बनता है यहाँ पे। ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी जो कि जोधपुर के अंदर 6.5 करोड़ की लागत से बनाई जा रही है। कांकाणी में जोधपुर में रिको द्वारा सोलर पैनल पार्क का निर्माण किया जा रहा है। और राज्य कर्मचारी बोर्ड प्रीति माथुर को नई सचिव बनाइए, ये प्रश्न बनने जैसा है नहीं। विश्व का पहला गो व गोपाल कॉरिडोर सूरी जिले में नंदगांव में बनाया जाएगा। नंदगांव में बहुत बड़ी एक गौशाला है। दत्त सरनानंद जी महाराज के नेतृत्व में बड़ा पहाड़ियों के बीच में आया हुआ वो गांव, आप जाओगे जैसे वो एकदम स्वर्गीय नजर आता है कि कितना स्वर्ग से सुख उसमें प्रतीत होते हैं। बड़ा प्राकृतिक बसा हुआ गांव, मैं गया था एक बार यहाँ पे। तो यहाँ पे है वो ओम प्रकाश माथुर ने इस कॉरिडोर की एक प्रकार से रखी है, सिला रखी है। फड़ौदी में कुर्जा महोत्सव, कुर्जा आपको पता है खींचन में आती है, ठीक है, दिसंबर में आयोजित किया जाएगा खींचन क्षेत्र में। हरियाणा राजस्थान के तहत 18.5 करोड़ पौधे लगाए जा चुके हैं। टारगेट क्या है, अगले 5 वर्षों में 50 करोड़ पौधे लगाए जाने हैं और 18.5 करोड़ लगा चुके हैं। बेहतर हो कि इन पौधों को पानी वानी भी पिलाएं, ऐसा रूल्स भी होना चाहिए। 68वां संसदीय सम्मेलन हुआ है बारबोडोसा में। बारबोडोसा वेस्ट इंडीज कंट्री है, कैरेबियन कंट्रीज है वहां पे हुआ है, ठीक है। किसने भाग लिया, वासुदेव देवनानी ने यहाँ पे भाग लिया था। राजस्थान से प्रतिनिधित्व थोड़ा ये देख लो एक बार, इसके बारे में बताया हुआ है। तो बारबोडोसा मैंने कहा ना कैरेबियन कंट्री है। कैरेबियन कंट्री कहाँ है, दोनों अमेरिकाओं के बीच में जो क्षेत्र है वो सारा कैरेबियन देश कहलाते हैं और बारबोडोसा यहीं पे है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लिया मैंने। अब इसमें किसने भाग लिया, वासुदेव देवनानी ने लिया। कब हुआ ये सम्मेलन, 5 से लेकर 12 अक्टूबर 2025 को हुआ। और इसमें लोकतंत्र और संसदीय मठों पर बात की गई और राजस्थान की विधानसभा में क्या क्या नवाचार हुए उनकी जानकारी दी गई। लंदन स्थित संसदीय व्यवस्था मुख्यालय का दौरा भी किया गया इसमें, ये सारी बातें उसमें की गई। विधानसभा के कर्मचारियों ने वोट की भी सलाह दी इनको। तो आपको इतना ध्यान रखना है कि आपको 68वां संसदीय सम्मेलन बारबोडोसा में हुआ, राजस्थान की तरफ से वासुदेव देवनानी ने भाग लिया। क्योंकि मेजर पॉइंट यही है, परीक्षा में आने लायक पॉइंट इसमें यही है यहाँ पे। उसके बाद में अन्य जानकारी, राष्ट्रीय संसदीय सम्मेलन सीपीसी आयोजन कहाँ पे हुआ है, लंदन के अंदर। इसमें 180 से अधिक संसदीय जहाँ जहाँ संसदीय शासन प्रणालियाँ हैं उन्होंने भाग लिया और अपनी जो अच्छाइयाँ हैं, लोकतंत्र, राजधानी, सुशासन, सतत विकास, ये सब सारी चीज़ें शेयर की गई। राजस्थान की भी इसमें भागीदारी रही है और नवप्रवर्तन राजस्थान के विधानसभा में भी जो भी इनोवेशन हुए हैं, उद्यम हुआ है, जो भी तकनीकी चीज़ें हुई है उनको इसमें शेयर किया गया। ये है राजस्थान का 71वां वार्षिक सप्ताह संरक्षण जागरूकता अभियान, ठीक है। 71st वाइल्ड लाइफ वीक बिगिन एट नाहरगढ़, नाहरगढ़ में शुरू किया गया है और ये बायोलॉजिकल पार्क है। और जयपुर में अरावली पर्वतमाला की पहाड़ी पर स्थित नाहरगढ़ के किले का निर्माण स्वामी जय सिंह ने मराठा आक्रमणों से बचाव के लिए करवाया था और इसको हम सुदर्शनगढ़ भी कहते हैं, ठीक है। और यहीं पर है आपके 71th जो वार्षिक सप्ताह है संरक्षण जागरूकता अभियान चलाया गया, ठीक है। और क्या लिखा है कि इसका नाहरगढ़ नाम नाहर सिंह भोमिया के नाम पर पड़ा। ऐसी मान्यता है कि नाहरगढ़ के निर्माण के समय झुंझार नाहर सिंह ने किले के निर्माण में विघ्न उपस्थित किया, तब तांत्रिक रत्नाकर पौंडरिक ने नाहर सिंह बाबा को अनंतर जाने के लिए राजी कर लिया, उसको आंबागढ़ के निकट चौबुर्जी गढ़ी में स्थापित कर दिया था। या 9 पासवानों के एक जैसे 9 महलों का निर्माण भी करवाया गया है। तो नाहरगढ़ के अंदर बायोलॉजिकल पार्क भी है और यहीं पर इन्होंने आपके वाइल्ड लाइफ वीक है ना का आरंभ है वो किया गया। ध्यान रखना है इसका, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फोटो सीधे सीधे वहाँ से लिए गए हैं सूरत से। तो 2 अक्टूबर को
नाहरगढ़ जैविक उद्यान में शुरू हुआ। 21वें वर्ष का शुभारंभ है इसके। और इसमें विभिन्न अस्पतालों से लगभग 330 छात्र भी शामिल हुए। आर्किटेक्चर डायरेक्टर, कठपुतली, शपथ ग्रहण, आनंद हरित अभियान, ये सारी चीज़ें यहाँ पे की गई। और साथ में लेपर्ड हाथी रिजर्व में पौधारोपण भी किया गया। ये सारे काम यहाँ पे किए गए। इसकी शुरुआत जो है वो 1952 में की गई थी। कब की गई थी? 1952 के अंदर। आपको तो सिर्फ इतना पूछते हैं कि वाइल्ड लाइफ जो है वो संरक्षण जागरूकता अभियान कहाँ पे शुरू किया गया, कब शुरू किया गया और कौन सा एडिशन था ये। ठीक है, 71th एडिशन था। 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर के बीच में होता है। नाहरगढ़ जयपुर में किया गया। राष्ट्रीय आपदा न्यूनो क्रिटिकल कोष से कॉल सेल की मंजूरी। ठीक है, ये है सेंटर अप्रूव 4645 करोड़ प्रोजेक्ट्स फॉर 9 डिजास्टर इफेक्टेड स्टेट इंक्लूडिंग राजस्थान। ठीक है, ये 9 डिजास्टर, कितनी आपदाएं? 9 आपदाएं फॉर 9 डिजास्टर इफेक्टेड स्टेट इंक्लूडिंग राजस्थान। क्या क्या किया है देखो। राजस्थान सहित 9 राज्यों के लिए 4645.60 करोड़ की केंद्र ने है वो आवंटन किया है। और 9 राज्यों के लिए है ये, जिसमें इस समिति की सिफारिश भी हुआ। इस समिति में वित्त मंत्री हैं, कृषि मंत्री है और नीति आयोग के उपाध्यक्ष भी शामिल हैं। और यह पैसा एनडीआरएफ से दिया जाएगा, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट फंड से दिया जाएगा। ठीक है, कुछ पारिवारिक शहर है: भोपाल, जयपुर, रायपुर, इंदौर, बस्तर, गिरजागर, कानपुर, पटना, त्रिवेंद्रपुरम, विशाखापट्टनम और लखनऊ। इनकी लागत ये है। और अंश 90% और 10% राज्य का हिस्सा रहेगा इसमें। और इन उद्देश्य क्या है? शहरी बाढ़ जोखिमों को कम करना और प्रमुख शहरों की आपदा प्रबंधन क्षमता को बढ़ाना। कौन होगा इसमें? इसका तय होगा जनसंख्या पे, भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक और जलवायु कारकों के बेस पे होगा। पैसा कहाँ से आएगा? 90% केंद्र से आएगा, 10% राज्यों से आएगा। और इस पैसे से क्या किया जाएगा? इन शहरों को, जो ये शहर है, इन शहरों को, जिसमें देखो राजस्थान का एक शहर लिया गया जयपुर, इन शहरों का क्या किया जाएगा? इनके अंदर बाढ़ जैसे जोखिमों और जो आपदाएं आती है उनको कंट्रोल करने के, मिटिगेट करने के प्रयास किए जाएंगे। राजस्थान में ये राजस्थान को भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2025 14 से 27 नवंबर 2025 को होगा ये दिल्ली के अंदर। और पार्टनर स्टेट है राजस्थान, नोडल है आपके राजसिको, राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड। इसमें राजस्थान मंडप 1000 मीटर से फैला हुआ है। इसमें राजस्थान मंडप के अंदर राजस्थान के विभिन्न कारीगर और उद्यमियों द्वारा एक प्रदर्शन भी किया जाएगा। इसमें एक जिला एक उत्पाद, पूरी तालिका मैंने आपको पढ़ा रखी है, उसकी पूरी की पूरी इसमें दीवार लगाई गई है। और ये पूरा प्रदर्शन किया जाएगा ताकि राजस्थान के जो प्रोडक्ट हैं उनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे पहचान मिल सके। इसमें क्या क्या स्टॉल लगेंगे? इसमें राजस्थान के व्यंजन है, खाने के, हस्तशिल्प है, हथकरघा उत्पादों का प्रदर्शन करने वाले स्टॉल लगेंगे। इसमें और कौन कौन शामिल होगा? रिको है, बीआईपी है, खादी, राजीविका, रूडा, सारे लोग इसमें शामिल रहेंगे। ये पूरा राजस्थानी मंडप है इसमें। ठीक है, इसमें राजस्थान के जो भी है आपके ये कारीगर और उद्यमी है वो रहेंगे। और इससे क्या होता है कि ये जो छोटे छोटे उत्पाद होते हैं, एक तो इनको आइडेंटिटी मिलती है, इनको आइडेंटिटी मिलती है तो इनकी खरीद भी होती है, तो अच्छी कीमत प्राप्त हो जाती है इन कारीगरों को, उद्यमियों को। तो राजस्थान को इससे बहुत फायदा होता है, क्योंकि ये चीज़ें जब एक्सपोर्ट होती है तो राजस्थान विकसित होने की दिशा में आगे बढ़ता है। जयपुर में स्मार्ट सिटी रूफ टॉप फार्मिंग प्रोजेक्ट, ये हमने पहले भी बात की, दुर्गापुरा में इसका सम्मेलन हुआ था। और जयपुर में चयनित घरों के ऊपर ऑर्गेनिक सब्जियां वगैरह बोई जाएगी, उसको लेके हैं ये। तो यह अंतर्राष्ट्रीय बागवानी नवाचार और प्रशिक्षण संस्थान दुर्गापुरा ने इसको शुरू किया है। उद्देश्य क्या है? निजी आवासों की छतों पर सब्जियों की खेती को बढ़ावा देना। ठीक है, और ये केवल निजी अमेरिका के स्वामी ऐसे कैसे लिखा है, निजी परिवार के स्वामी होते हैं वही आवेदन कर सकेंगे। और वाणिज्यिक संस्थान और गैर आवासीय पात्र नहीं होंगे इसमें। ठीक है, और
सरकारी अनुदान मिलेगा 70% और 30% खर्चा व्यक्ति को खुद का देना है। 53,000 का खर्चा है टोटल। आवेदन की प्रक्रिया रह रहेगी, आधार पहले आओ पहले पाओ। साइबेरिया आवेदन पत्र केवल दुर्गापुर से उपलब्ध रहेंगे। क्या लिखा है ये, थोड़ा सा इन्होंने आवेदन पत्र केवल कहाँ रहेंगे, दुर्गापुर में रहेंगे। ये टाइपिंग मिस्टेक हुई है इनकी। ये स्मार्ट रूफटॉप फार्मिंग प्रोजेक्ट है, घरों के ऊपर इस तरह से खेती की जाएगी। राजस्थान में सहकार संबद्धता अभियान, सहकार मेंबरशिप कैंपेन है। तो सहकार मेंबरशिप कैंपेन इन राजस्थान, एक्सपेंशन ऑफ कोऑपरेटिव नेटवर्क, एक सबके लिए सब एक के लिए। सहकार का मतलब क्या होता है, मैं आपके लिए काम करूं, आप मेरे लिए करें, दोनों मिल के करें, नो लॉस नो प्रॉफिट के ऊपर। तो इसमें सहकार मेंबरशिप को बढ़ाने के लिए नेहरू सहकार भवन, यहाँ पे जो कोऑपरेटिव ऑफिसर्स होते हैं उनकी ट्रेनिंग भी होती है, ये इनका मेन हेडक्वार्टर है यहाँ पे। अब ये अभियान 2 से 15 अक्टूबर 2025 तक पूरे प्रदेश में चलाया गया और साझेदार के सदस्य संख्या में इनको 10% की ग्रोथ करनी है। और पूर्व तैयारी की भी इनको चली थी, पूरी की पूरी ऑपरेशन चले थे। लगभग 1.5 लाख आवेदन पत्र प्राप्त हो चुके हैं इसमें। 18 वर्ष से अधिक आयु का कोई भी संबंधित व्यक्ति समिति क्षेत्र का निवासी इसका सदस्य बन सकता है। युवा और महिलाओं पर विशेष फोकस है। कोऑपरेटिव तो आपको पता ही है, कोऑपरेटिव के अंदर क्या होता है कि सब मिल के काम करते हैं, नो लॉस नो प्रॉफिट पे काम होता है, ठीक है। और कोऑपरेटिव में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होता, हर व्यक्ति सदस्य होता है उसका। मेंबरशिप फॉर्म भरो और उसके बाद में आपको लोन लेना हो, करना हो, सारा कुछ मेंबर के लिए होता है, बाहरी व्यक्ति के लिए कुछ नहीं होता। तो सभी पैक्स का गठन किया जाएगा। 1500 ग्राम सहकारी सर्वे की कुल राशि तय की गई है और कई सारे शिविर आयोजित किए जाएंगे। सांसद खेल महोत्सव, एमपी खेल, ये चल ही रहा है अभी। 15 जयपुर शहर में 15 अक्टूबर से सांसद खेल महोत्सव शुरू किया गया जयपुर में। इसमें उद्देश्य सीधा सीधा युवाओं में फिटनेस, खेल, स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देना है। इसमें आपके कबड्डी, खो खो, कुश्ती, रस्साकसी, सितोलिया, मल्लखंब जैसे पारंपरिक भारतीय खेलों के साथ साथ क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल, एथलेटिक्स, तीरंदाजी, बैडमिंटन और शतरंज जैसे आधुनिक खेल भी शामिल होंगे। 3 स्तरों पे प्रतियोगिता होगी, पहले संभाग पे, फिर विधानसभा क्षेत्र पे और उसके बाद लोकसभा स्तर पर की जाएगी। महिलाओं और दिव्यांग जन खिलाड़ियों के लिए भी विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। ये सांसद खेल MS स्पोर्ट्स फेस्टिवल टू बी ऑर्गेनाइज इन जयपुर फ्रॉम 15 अक्टूबर, तो 15 अक्टूबर से इसको शुरू किया गया है। राजस्थान के अलवर को स्वच्छ वायु संरक्षण में मिला पुरस्कार, ठीक है। तो ये सर्वेक्षण किसने किया है, केंद्रीय पर्यावरण और वन मंत्रालय ने। और राष्ट्रव्यापी स्वच्छ वायु संरक्षण में अलवर को तीसरा स्थान दिया गया है। इससे पहले 3 से 10 लाख की आबादी वाले 130 शहरों के संरक्षण में अलवर पहले 54वें स्थान पे था। नन्ही शातिर कियाना 2023 एशियन यूथ शतरंज में चैंपियन रह चुकी 10 साल की पदक विजेता है। ये उदयपुर की रहने वाली है। इतिहास रचते हुए वर्ल्ड कैडेट शतरंज चैंपियनशिप में भारत के लिए कांस्य पदक जीता इसने। ये प्रतियोगिता कहाँ हुई थी, अल्माटी में आयोजित हुई थी, कजाकिस्तान। और अंडर 10 में इसने भारत का कियाना ने प्रतिनिधित्व किया है। इन्होंने प्रतिनिधित्व किया और 11 राउंड में 8.5 अंक हासिल करते हुए अपना 8वां इंटरनेशनल पदक अपने नाम किया, ठीक है। इससे पहले कियाना ने 2023 में एशियन यूथ चेस चैंपियनशिप का खिताब भी जीता था और वो अंडर 9 साल की चेस चैंपियन भी है। कियाना विश्व कैडेट और यूथ ब्लिट्ज चैंपियनशिप जो कि ग्रीस में आयोजित हुई थी, उसमें भी इसने ब्रॉन्ज मेडल है वो जीत चुकी है। MDS स्कूल छात्रा कियाना ने अपनी सफलता का श्रेय हेमल थाकी और अपने माता पिता को दिया था। कियाना ने प्रारंभिक रैंक 18 से शुरुआत करते हुए कांस्य पर सफर संपन्न किया। इस टूर्नामेंट में प्रदर्शन के से रेटिंग इसकी है वो 1897 रही और लगातार ये बेहद अच्छा प्रदर्शन है वो
करती जा रही है। नवंबर में ये कॉमनवेल्थ चेस चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व भी करेगी। ठीक है, छोटी बच्ची है, अंडर 10 की है, तो कियाना याद रख लेना आप। राजस्थान का पहला जिराफ जोड़ा, क्या क्या याद करना पड़ता बताओ आजकल नौकरी लगने के लिए। जिराफ का जोड़ा भी याद करना पड़ेगा आपको। एक समय था ऐसा, करंट अफेयर्स पहले परीक्षाओं में नहीं आता था, अब आजकल कुछ भी आने लग गया है। अब जब कुछ भी आने लग गया ना, तो सिक्स से कुछ भी पढ़ाएगा, कोई ऑप्शन नहीं हमारे पास में। मैंने तो फिर भी छंटनी करी है, साल महीने भर की एक क्लास ही लेता हूँ, वो भी 2 पार्ट करके ले रहा हूँ। बाकी हालत बड़े ख़राब है इस समय की, करंट पता नहीं कहाँ कहाँ से पूछ लेते हैं। फिर इतना तो पढ़ना ही पड़ता है, आपको माइंड सेट करना पड़ेगा कि अब आपको पढ़ना पड़ेगा। नहीं तो क्या है कि पहले मेन मेन घटनाएं परीक्षा में पूछी जाती थी, आजकल मेन छोड़ दी गई है। अब छोटे छोटे पुरस्कार वगैरह सब पूछने शुरू कर दिए गए। तो अब आपको भी माइंड सेट रेडी रखना है कि अब मैं सब कुछ याद करके जाना है, पढ़ के अच्छे से जाना है, तो एटलीस्ट 50 40 50 60% सही हो जाए। अब आजकल कट ऑफ भी इसलिए कम होने लग गई क्योंकि आरपीएससी के पेपर के लेवल काफ़ी टफ हो गए। हालांकि राजस्थान जो अपना शिक्षा बोर्ड है, कर्मचारी चयन बोर्ड, उसके पेपर अभी भी सिंपल आ रहे, बट करंट उसका भी टफ आता है। तो कई बच्चे मुझे पूछते हैं, सर ये क्लास हमारे आरएमएसबी की वाली परीक्षाएं जो होती है उसके काम की है कि नहीं, जैसे थर्ड ग्रेड वगैरह सबके काम की है, क्योंकि इसमें सरल भी चीज़ें हैं, कठिन भी है, सारी चीज़ें छोटे मोटे सारे बिंदु कवर किए गए हैं। तो अब देखिए, लेक सिटी उदयपुर के अ, देश भर में पहली बार उदयपुर के सज्जनगढ़ में बायो पार्क में जिराफ को पर्यटक निहार सकेंगे। वहाँ पे जिराफ है, गेट नंबर 3 के पास में, और पूरा एक 3 बीघे का एक पूरा इलाका बनेगा इसका। वन विभाग ने 1.70 करोड़ लागत के लिए इसका टेंडर भी निकाल दिया है, और अब इसको आप वहाँ देख सकोगे। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि जिराफ का जोड़ा उदयपुर के अंदर आप देख सकते हो, कहाँ पे, सज्जनगढ़ बायो पार्क में। देश में इससे पहले कई पार्कों में जिराफ मौजूद है, बेंगलुरु, मैसूर, कलकत्ता, विशाखापट्टनम, गुवाहाटी, हैदराबाद और चेन्नई में। राजस्थान में ये पहली बार होगा। एक है ऑपरेशन खुशी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने पहले भी बताया था कि जो खो गए बच्चे हैं, गुमशुदा बच्चे हैं, उनको ढूंढ के परिवारों तक पहुंचाना, इससे बड़ी खुशी का कोई मैटर नहीं होता। इसलिए इसका नाम क्या दिया गया, ऑपरेशन खुशी 10। ये 10वां चरण है इसका, जो 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक चला। इसमें गुमशुदा बच्चों को ढूंढना और उन्हें उनके परिवारों तक पहुंचाना था। ठीक है, और 1098 पर कोई भी व्यक्ति अपने गुमशुदा की सूचना दे सकता है, और कोई बच्चा संदिग्ध मिलता है तो भी उसकी सूचना दे सकता है, जिससे ऑपरेशन खुशी को और गति मिलती है। महत्व आप समझ ही गए हो, हमारा अपना है, और बच्चे मिलेंगे तो डेफिनेटली घर परिवार में भी खुशी होती है, और बच्चे का अपने ह्यूमन राइट्स होते हैं, उसको आराम से जी सकता है। 48वीं अखिल भारतीय रेलवे सुरक्षा बल कबड्डी प्रतियोगिता 3 दिवसीय है ये, और रेलवे के लोग ही भाग लेते हैं। 3 अक्टूबर से रेलवे स्टेडियम में आरंभ हुआ इसका। ठीक है। एक सेकेंड, कहाँ गया। उसके बाद में है किसानों का विदेशी भ्रमण। तो ये हमने पहले ही देख लिया कि हमारी सरकार जो है एनहेंसमेंट करने के लिए किसानों को नीदरलैंड और डेनमार्क जैसे क्षेत्रों में भेजेगी, ताकि वहाँ से कृषि, पशुपालन, डेयरी के कुछ बिंदु वहाँ से सीख के हमारे किसान आए। 50-50 किसान जाएंगे यहाँ से, और पहली टीम में सीकर जिले से 3 और नागौर से 1 का चयन किया गया है। इसराइल के बाद अब प्रदेश के किसान कहाँ कहाँ जाएंगे, पहले केवल इसराइल जाते थे, अब नीदरलैंड और डेनमार्क भी जाएंगे। और बाकी इसमें कुछ है नहीं, 50 किसान, ये सारी बातें सेम हो गई है वापस। सीकर से 3 किसानों का चयन किया गया, जिसमें श्यामपुर के रणजीत सिंह, दुर्गालाल बाछड़ी कला के, और पवन कुमार। नागौर जिले का एक किसान भी जहाँ से जाएगा। तो ऐसे करके टोटल 3 किसान नीदरलैंड जाएंगे, और ये उन्नत बागवानी वगैरह सारी सीख के आएंगे। तो ये था आपके अक्टूबर का करंट अफेयर्स, इसमें सारी बातें ले ली हैं। अब स्पोर्ट्स नहीं लिया, जो कि हम अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर तीनों का स्पोर्ट एक साथ लेंगे। और करंट अफेयर्स की जो इंडियन करंट अफेयर्स की क्लासेज है, उसको मैंने थोड़ा सा पोस्टपोन्ड किया है, क्योंकि आरपीएससी आजकल लेटेस्ट ज़्यादा पूछती है।
चूंकि सेकंड ग्रेड की परीक्षा जुलाई में है, उसमें आता नहीं है इंडियन नेशनल करंट। फर्स्ट ग्रेड की जून में है, तो जून के लिए हम करंट अफेयर दिसंबर या जनवरी से स्टार्ट करेंगे, इंडियन और नेशनल करंट अफेयर्स और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स। बाकी देखो, अध्यापक में राजस्थान का ही आता है। हाँ, आरएस में आता है, तो आरएस में एग्जाम 7 अप्रैल को है, तो दिसंबर जनवरी फरवरी और मार्च, मार्च का आएगा नहीं, दिसंबर जनवरी फरवरी 3 महीने का इंपॉर्टेंट रहेगा। तो नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स मैं दिसंबर के अंदर शुरू करूंगा, और जो कि आरएएस के लिए, एसआई के लिए और फर्स्ट ग्रेड के लिए हेल्पफुल है। और ये जो क्लासेज है राजस्थान की, ये अध्यापक भर्ती परीक्षा के लिए और राजस्थान की बाकी सारी एग्जाम्स जहाँ से राजस्थान करंट अफेयर्स पूछा जाता है, प्लस सेकंड ग्रेड के लिए, अभी प्रोफेसर की परीक्षा उसके लिए, इन सब के लिए बड़ी महत्वपूर्ण सिद्ध होगी। आप इसको बड़ी मुद्दत से शिद्दत से सुनना और अच्छे से लिखना इसको। इसकी बुकलेट भी हम जारी करेंगे, दिसंबर में होगी, तब तक आप वेट ना करें, उसको आप अच्छे से पढ़ लें, ताकि बुकलेट से बाद में क्या होता है कि बुकलेट में हम कुछ चीज़ें और एक्स्ट्रा ऐड भी कर लेते हैं, तो थोड़ा सा बुकलेट बाद में आसानी से पढ़ी जाएगी अगर आप इसको अभी से पढ़ोगे। नहीं तो क्या कि एक साथ आप छोड़ोगे ना, तो एक साथ फिर भार बढ़ जाता है। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ ये क्लास आपके लिए बेनिफिट रहेगी, आपको अच्छा लगा होगा। और कुछ ऐसा ही है, अब इसमें ज़्यादा क्या ही समझाएं हम, कोशिश यही रहती है कि ज़्यादा फालतू बातें हम ना करें, टू द पॉइंट चले, कंटेंट पे बात करें, कम से कम समय में अधिक से अधिक मैटर दें, यही मेरा प्रयास रहता है। और इसी प्रयासों को हम कंटिन्यू रखेंगे। आपने जो प्रेम दिया है, आपने जो स्नेह दिया है अपनी क्लासेस को, उसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ। इस सीरीज़ को हम कंटिन्यू रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, इस पीडीएफ को मैं अपने टेलीग्राम चैनल डॉक्टर गणपत सिंह राजपूत जो नाम से है उस पर शेयर कर लूँगा, वहाँ से आप उसको देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हंसते रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए।